हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जो हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने ऐतिहासिक जो उसका काल था उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस किया था। और उसी ऐतिहासिक काल में कुछ टॉपिक हमारे बच गए थे, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरी देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें है वो है उत्तराखंड का योद्धे वंश। जो उत्तराखंड का योद्धे वंश है, और उससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने लास्ट देखा था कुषाण वंश के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो योद्धे वंश है। जब कुषाणों का शासन उत्तराखंड में समाप्त हो जाता है तब योद्धे वंश को क्या होता है, वहाँ पे शासन प्रारंभ होता है, और योद्धे वंश के कारण ही कुषाणों का जो शासन होता है वो वहाँ पे समाप्त हो जाता है। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका योद्धे शासकों की रही। देखिए, जो कुषाण वंश का शासन उत्तराखंड में समाप्त होता है उसमें जो मुख्य भूमिका रही वो योद्धे वंश की रही। जब योद्धे वंश उत्तराखंड में आए उसके बाद ही वहाँ पे कुषाणों का क्या हुआ, शासन समाप्त हुआ। इनकी जो हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं, इनकी मुद्राएं जौनसार भाबर देहरादून तथा कालो डाडा लेस टाउन से प्राप्त हुई। जो यादव वंश का हमें प्रमाण देखने को मिलता है, इनकी मुद्राओं से हमें इनका ज्ञात होता है, जिसमें इन्होंने इनकी जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है, जौनसार बाबर के देहरादून क्षेत्र से तथा कालो डाडा लेस्टाओं से इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। यौधेय शासकों के काल में द्वि व त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए। देखिए, इससे जो पूर्व जो शासक थे उनकी मुद्रा लेख हमें प्राप्त होती है, मुद्राओं के थ्रू ही उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन जो उनकी मुद्रा लेख थी उसमें एक लेख का हमें प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन जो योद्धे शासक थे इनके काल में जो मुद्राएं थी किस लेख की मिली हमें, द्वि और त्रिमुद्रा लेख इनके सिक्कों से हमें प्राप्त होती है। युगसेल का गोत्री वंश। अब देखिए, जो नेक्स्ट वंश है ये है युगसेल का गोत्री वंश। गोत्री वंश का प्रतापी शासक शीलवर्मन था। जो गोत्री वंश था उसके जो सर्वाधिक प्रतापी शासक था वो शीलवर्मन था। इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है देहरादून के जगत ग्राम में बाणवाला यदि वेदिका का निर्माण कराया। देखिए, जो इसका प्रमाण है कि जो गोत्री वंश था ये कैसे स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जो देहरादून के जगत ग्राम में बाणवाला यज्ञ वेदिका है उसका निर्माण किसने कराया था, गोत्री वंश ने कराया था। इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में गोत्री वंश का शासन भी रहा। हरिपुर नामक स्थान देहरादून जनपद में, जबकि मतिपुर नामक स्थान उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। जो हरिपुर नामक स्थान देहरादून जनपद में है और जो मतिपुर नामक स्थान उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। ये भी हमें किस वंश के बारे में परिचित कराता है, गोत्री वंश के बारे में हमें परिचित कराता है। जो नेक्स्ट है वो है कुलूत वंश। कुलूत वंश कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। जो कुलूत वंश है ये कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में ये शासन कर रहा था। इनके जानकारी के स्रोत हमें बृहद संहिता व मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। जो कुलूत वंश है इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है फ्रेंड्स, बृहद संहिता व मुद्रा राक्षस से इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जो कुलूत वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था वो था वीरयस। जो कुलूत वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था उसका नाम क्या था, वीरयस। ये कुलूत वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। जो नेक्स्ट है वो है काशीपुर गोविशाण में मित्र वंश। काशीपुर में दो मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र। काशीपुर में जो मित्र राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है काशीपुर गोविशाण में, इसमें दो मित्र राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र। इनकी जानकारी दो प्राकृत इष्टिका लेखों से मिली है। और इनकी जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं, दो प्राकृत इष्टिका लेख हैं जहाँ से हमें काशीपुर गोविशाण के मित्र वंशों के बारे में जानकारी मिलती है, और जिनमें दो शासक थे, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र। नेक्स्ट है हिमालय का करतरपुर राज्य। नेक्स्ट क्या है, हिमालय का करतरपुर राज्य। अब इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो करतरपुर राज्य है फ्रेंड्स, बाद में इसका जो शासक और जो नेम होता है ये धीरे धीरे मध्य ऐतिहासिक काल में आके ये चेंज हो जाता है। देखिए, जो करतरपुर राज्य है इसकी स्थिति क्या थी। करतरपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित है। यानी कि जो करतरपुर राज्य है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, ये उत्तराखंड में तो था, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग क्या था, इसके अंतर्गत
आता था। इसके प्रमाण हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में करतरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बताया गया है। देखिए जो इनके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस अभिलेख में हमें देखने को मिलता है कि जो करतरपुर राज्य है ये किसके अधीन था? गुप्त साम्राज्य के अधीन इसको माना जाता है। नेक्स्ट है छागलेस वंश। ये छागलेस वंश कहाँ स्थित है? लाखामंडल के खंडित शिलालेख से ज्ञात प्राप्त होता है कि यमुना प्रदेश में छागलेस राजवंश का शासन चलता था, या ये छागलेस वंश वहाँ पे राजवंश शासन करता था। देखिए जो छागलेस वंश है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? लाखामंडल का जो खंडित शिलालेख है यहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो यमुना प्रदेश में छागलेस वंश का राजवंश हमारा क्या था? स्थापित था। और इसके जो प्रमाण हैं, खंडित अभिलेख में 7 राजाओं का नाम हमें स्पष्ट है। देखिए जो लाखामंडल का जो खंडित शिलालेख है यहाँ से हमें 7 राजाओं के नाम देखने को मिलता है, जिसमें है नरपति जयदास, नामक्षत, गुहेश, अचल, छागलेशदार, रुद्रदास और छगलेश। ये 7 राजाओं के नाम हमें ये खंडित शिलालेख से देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जो छागलेश वंश है इसमें इन 7 राजाओं का क्या है? शासक रहा होगा। नेक्स्ट है शिवपुर का यदुवंश। इनका जो शासनकाल है वो 6वीं व 7वीं शताब्दी के आसपास का बताया गया है। जो यदुवंशी शासक थे उत्तराखंड में, इनका जो कालखंड बताया गया है वो 6वीं और 7वीं सदी के आसपास इसको बताया गया है। देखिए इनके प्रमाण हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? लाखामंडल से प्राप्त ईश्वरा के जो शिलालेख मिलते हैं। देखिए जो लाखामंडल से प्राप्त ईश्वरा कुमारी के जो शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं, इन्हीं से इस वंश का हमें क्या चलता है? पता चलता है। इनके जो संस्थापक थे वो सेनवर्मन थे, और इनकी जो राजधानी थी यमुना प्रदेश शिवपुर इनकी राजधानी बताई गई है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है नागवंश। 6वीं सदी में उत्तराखंड पर नागवंश के शासकों ने शासन किया था। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें है स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। इन 4 नाग राजाओं के नाम हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से हमें प्राप्त होते हैं। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को जाता है। देखिए जो यमुना घाटी में यदु राजवंशों का अस्तित्व था, यदुओं के बाद ही नागवंश की स्थापना उत्तराखंड में होती है। और जब नागवंश क्या करते हैं? यदुवंशियों को कुचलते हैं, तभी वो अपना शासन वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। इनका प्रमाण हमें उत्तराखंड से प्राप्त नाग मंदिरों से प्राप्त होता है। देखिए जो नागवंश का हमें प्रमाण देखने को मिलता है, साक्ष्य देखने को मिलता है, जहाँ से हमें नागवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो उत्तराखंड में विभिन्न नाग मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ से हमें नागवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें देखिए सैमुखेम जो नाग मंदिर है वो टिहरी गढ़वाल में है, नागनाथ चंपावत में है, बेरीनाग पिथौरागढ़ में ये स्थित है। इसके अलावा धौली नाग, पिंगल नाग, कई नाग मंदिर हमें और उत्तराखंड में देखने को प्राप्त होते हैं। अब देखिए जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है, त्रिशूल अभिलेख है, नागवंश, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो नागवंश का सबसे प्रतापी राजा था वो था गणपति नाग। कहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है? गोपेश्वर का जो त्रिशूल अभिलेख है वहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो नागवंश का सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? गणपति नाग था। इसके बाद जो नेक्स्ट राजवंश हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मौखरी वंश। मौखरी वंश हमें इसके बाद देखने को मिलता है। मौखरी वंश 6वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड में मौखरी वंश का अधिकार हुआ। इन्होंने नागवंश को समाप्त कर अपना राज्य यहाँ पे स्थापित किया। ये इनका जो कालखंड है वो कब बताया गया है? 6वीं सदी के उत्तरार्ध में बताया गया है। और उत्तराखंड में मौखरी वंश का अधिकार तब हुआ जब इन्होंने क्या किया? नागवंश को समाप्त किया। मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा था। जो मौखरी वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? ग्रहवर्मा था। इसके बाद हम देखते हैं हर्ष का साम्राज्य। जो हर्ष था उसके साम्राज्य के बारे में भी यहाँ पे वर्णन किया गया है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में हर्ष के उत्तराखंड भ्रमण एवं पार्वती कन्या से विवाह का वर्णन मिलता है।
देखिए जो बाणाभट्ट की रचना थी हर्षचरित, उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो हर्ष है ये क्या करते, इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान ही इन्होंने क्या किया, एक पर्वतीय कन्या से विवाह किया। ऐसा वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, बाणाभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में देखने को मिलता है। हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग उत्तराखंड भ्रमण पर आया। इसने हरिद्वार को मयूरपुर कहा। यानी कि जो हर्ष है उसके शासनकाल में उत्तराखंड में कौन आया था, ह्वेनसांग आया भ्रमण के लिए, जिसने हरिद्वार को क्या बताया, मयूरपुर कहा। और इसने उसी क्षेत्र को 20 लीटर चीनी माप के बराबर बताया है। नेक्स्ट है हर्ष के पश्चात मध्यकाल। देखिए जो जब हर्ष का शासनकाल समाप्त होता है उसके बाद मध्यकाल की वहाँ पे स्थापना होती है। इसका कालखंड हर्ष की मृत्यु के बाद कन्याकुब्ज राज्य का विघटन हुआ, जो ब्रह्मपुर शत्रुघ्न गोविषाण राज्य में टूट गया था। देखिए जो कन्याकुब्ज था ये एक पूरा राज्य था पहले, और जब हर्ष की मृत्यु होती है उसके पश्चात ये क्या होता है, अलग अलग भागों में टूट जाता है, जिसमें से 3 राज्यों को हमें देखने को प्राप्त होता है, जिसमें से एक होता है ब्रह्मपुर, नेक्स्ट शत्रुघ्न और उसके बाद हमें गौशाण। इन 3 राज्यों को हमें देखने को मिलता है हर्ष के मृत्यु के बाद। ये पहले सब कन्याकुब्ज के अंतर्गत आते थे और बाद में ये 3 अलग राज्यों में क्या हो गए, विभाजित हो गए, विघटित हो गए। इनका स्रोत हमें देखने को मिलता है ह्वेनसांग की शी यू की। ह्वेनसांग की एक बुक है जिसका नाम है शी यू की। इससे हमें इस जानकारी के बारे में प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण एवं बृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। देखिए जो मार्कंडेय पुराण है और जो बृहत संहिता ये ग्रंथ है, इनसे हमें पर्वताकार राज्य के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पौरव वंश। जो पौरव वंश है फ्रेंड्स, इनका कालखंड 6वीं से 8वीं सदी तक के बीच का माना गया है। और जो पौरव वंश है इसका विस्तार हमें गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्णाली नदी तक देखने को मिलता है। इनके जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्मन। और जो इनकी जानकारी के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं पौरव वंश के, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तालेश्वर ताम्रपत्र 1915 में जिसकी खोज हुई, और धूतिवर्मन व विष्णुवर्मन का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। देखिए जो पौरव वंश है इसका जो संस्थापक था इसको विष्णुवर्मन को माना गया है। और जो इनकी जानकारी के स्रोत हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलते हैं, जिसकी खोज कब की गई थी, 1915 में की गई थी। और इसमें 2 राजाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, कौन कौन से, धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन का उल्लेख हमें इसमें देखने को मिलता है। पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। देखिए जो पौरव वंश के शासक थे ये राज्य को क्या कहते थे, पर्वताकार राज्य कहते थे। इनकी राजधानी ब्रह्मपुर, प्रमुख कुल देवता इनके कौन थे, वीणेश्वर स्वामी थे। और इनकी उपाधि थी क्या थी, महाराजा धीराज परम भट्टाकर, इनकी जो क्या थी, प्रमुख उपाधि थी। इनका जो प्रशासनिक ढांचा है, निवास स्थल को ये लोग कोटा कहते थे, और मंत्री को राजमात्य और सेनाध्यक्ष को बलाध्यक्ष ये कहते थे। देखिए फ्रेंड जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, इम्पोर्टेंट टर्म जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि जो पौरव राजवंश था, जो पौरव वंश था, उनका जो प्रशासनिक ढांचा था उसके लिए किस शब्द का प्रयोग वो लोग करते थे, तो वो कोटा को क्या कोटा शब्द का प्रयोग करते थे प्रशासनिक ढांचा या निवास स्थान के लिए। और पौरव वंश में मंत्री को क्या बोला जाता था, राजमात्या बोला जाता था, और सेनाध्यक्ष को बलाध्यक्ष बोला जाता था। अब देखिए इनके अभिलेख में जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए जो पौरव वंश है इनके पदाधिकारियों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। संघ विग्रहिक, देखिए जो संधि विग्रहिक होता था, ये विदेश मंत्री को क्या बोलते थे, संधि विग्रहिक बोलते थे। प्रमातार किसको बोलते थे, भूमि सर्वेक्षक को ये प्रमातार बोलते थे। प्रतिहारी किसको बोलते थे, महाअंगरक्षक को ये प्रतिहार बोलते थे। और जनपति ये किसको बोलते थे,
पदातिक सेनापति को क्या बोलते थे? जनपति बोलते थे। और महासत्रपति किसको बोलते थे? उत्सव अधिकारी को महासत्रपति के नाम से संबोधित करते थे। सुरकारपति किसको बोलते थे? प्रधान रसोइया। जो इनका सुरकारपति होता था, जो रसोइया का प्रधान होता था, उसको ये सुरकारपति नाम से जानते थे। और विषयपति किसके लिए यूज़ करते थे? विषयपति ये प्रशासनिक इकाई के मुख्य के लिए यूज करते थे। देव द्रोणाधिकृत ये किसके लिए यूज़ करते थे? जो मंदिरों का इनका संरक्षक अधिकारी होता था, इसको ये क्या बोलते थे? देव द्रोणाधिकृत। ये किसके लिए यूज़ करते थे? मंदिरों का जो संरक्षक अधिकारी होता था उसके लिए यूज करते थे। और द्विवीरकोट मीन्स लेखक होता था। भौगिक किसको बोलते थे? कर अधिकारी को, जो कर वसूल करता था उसको भौगिक बोलते थे। भागित ये भूमि का कर अधिकारी होता था, जिसे भागित के नाम से जानते थे। दंडवासिक किसके लिए यूज़ करते थे? न्याय विभाग का जो प्रमुख होता था उसको ये दंडवासिक के नाम से संबोधित करते थे। दूतक क्या होता था? दूत होता था, जो राजा का राजदूत होता है उसको ये दूतक बोलते थे। कटुक किसके लिए यूज़ करते थे? गुप्तचर के लिए कटुक शब्द का प्रयोग करते थे। भौतिक किसके लिए यूज़ करते थे? जो प्रांत का अधिकारी होता था उसके लिए भौतिक शब्द का यूज़ करते थे। और देखिए जो फ्रेंड्स, जो इनके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे यूज हुए हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से नोट बनाइए। जब आप नोट बनाएंगे तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जब तक आप स्वयं से नोट नहीं बनाएंगे, उसका रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर आप कहीं से भी वीडियो देखिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब देखिए, ये तो थे इनके प्रत्येक जो इनका जो पदाधिकारी था उनके लिए जो इनका जो भिन्न भिन्न नामों से इनको संबोधित करते थे या भिन्न भिन्न नाम का वहाँ पे यूज किया जाता था, ये सब यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर से नोट कर लीजिए। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा, इस सब को प्लीज़ आप ज़रूर से याद कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट जो है इनका, वो है आय का स्रोत। जो इनका आय का स्रोत है वो कहाँ से इनको प्राप्त होता था? भूमि कर भाग इसको बोलते थे ये लोग। भूमि से जो कर आता था वो इनका आय का स्रोत था। और इसमें भूमि दो तरह की होती थी, केदार व सारी। देखिए जो पौरावंश था, इसमें जो आय का मुख्य स्रोत था वो था भूमि कर, जिसे ये भाग भी कहते थे। और इसमें जो भूमि के जो मुख्य भाग थे वो दो प्रकार थे, केदार व सारी भूमि। जिसमें जो केदार भूमि होती थी, ये सिंचित भूमि को केदार भूमि के नाम से जानते थे। और जो सारी भूमि थी ये असिंचित भूमि थी। अब देखिए जो इनकी भूमि नापन की विधि है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए द्रोणमापन, एक द्रोणमापन बराबर कितना होता था? 32 सेर या 16 नाली के बराबर होता था। नेक्स्ट है खारीवापन। खारीवापन, एक खारीवापन बराबर कितना होता था? 20 द्रोण या 640 सेर इनका होता था। खारीवापन बराबर कितना होता था? एक खारीवापन बराबर होता था 20 द्रोण या 640 सेर। नेक्स्ट है कुल्यावापन। एक कुल्यावापन बराबर होता था 8 द्रोण या 256 सेर के बराबर इनका ये माप होता था। नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पे गोविषाण के बारे में। कन्याकुब्ज का तीसरा भाग जो गोविषाण में टूटा था, इनकी स्थिति क्या थी? काशीपुर के साथ साथ रामपुर व पीलीभीत जनपद में ये क्या था? स्थापित था। ये कहाँ तक था? देखिए जो गोविषाण टूटा ये कहाँ से कहाँ तक था? काशीपुर के साथ साथ रामपुर से लेकर पीलीभीत जनपद तक ये क्या था? फैला हुआ था। इसका विस्तार हमें जो देखने को मिलता है पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी। जो शारदा है फ्रेंड्स, ये काली का प्राचीन नाम है शारदा। इसको भी आप लोग याद करेंगे। और नेक्स्ट देखिए कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। देखिए जो हमने ऊपर करतरपुर राज्य पढ़ा था, उसी को मध्यकाल में फिर किस नाम से जाना जाने लगा? कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से जाना जाने लगा। लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार ये अयोध्या के निवासी थे। इसमें जो हमारे प्रमुख विद्वान हैं, जो लेखक हैं, उनके अलावा अलग अलग यहाँ पे मत होते हैं। और यहाँ पे जो लक्ष्मी दत्त जोशी हैं उनके अनुसार ये कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश कहाँ के थे? ये अयोध्या के निवासी थे। इनका जो हमें प्रमाण देखने को मिलता है, इष्ट देव इनके क्या थे? कार्तिकेय थे।
जो कत्यूरी राजवंश थे ये किसको अपना इष्ट देव मानते थे? कार्तिकेय महाराज को अपना इष्ट देव ये मानते थे। अब देखिए एटकिंसन के अनुसार रचना हिमालय गटेरियर, जो एटकिंसन की रचना है हिमालयन गजेटियर, इसमें ये मानते हैं कि हिंदुकुश के कौठार जाति के वंशज थे। जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, जो कत्यूरी राजवंश था, ये क्या था? हिंदुकुश के कठोर जाति के वंशज जिसको मानते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? एटकिंसन की जो रचना है हिमालयन गजेटियस, इसमें देखने को मिलती है। जो लक्ष्मी दत्त जोशी है, ये इनको कहाँ का निवासी मानते हैं? ये अयोध्या के निवासी इनको मानते हैं। शिव प्रसाद डबराल क्या मानते हैं? खस जाति के वंशज इनको मानते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश को। और इनके जो संस्थापक थे वो बसंत देव थे। देखिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, जो कत्यूरी राजवंश है, इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बसंत देव थे। जनश्रुतियों के अनुसार वासुदेव थे, लेकिन लोगों के द्वारा माना जाता है कि इनके वासुदेव क्या थे? संस्थापक थे। लेकिन हमें जो इसका उल्लेख देखने को मिलता है, जो हमें इसका साक्ष्य देखने को मिलता है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि इनका जो शासक कौन था? बसंत देव था। इनकी जो राजधानी थी प्रारंभ में जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर में थी, जहाँ पे यह राजधानी कितने वर्षों तक रही? 200 वर्षों तक रही। और बाद में बैजनाथ के निकट कार्तिकेयपुर रणचूला कोट में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। अब देखिए इसके बारे में हम देखते हैं कि जो लक्ष्मी दत्त जोशी है, ये कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या का मानते थे। ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। कत्यूरों के समय भूमि मापन अधिकारी को प्रभावतार कहा जाता था। देखिए जो कत्यूरी राजवंश थे उसमें भूमि की जो माप करता था उस अधिकारी को क्या बोला जाता? प्रभावतार बोला जाता था। कत्यूरी वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण था। देखिए जो कत्यूरी वंश का यहाँ पे फिर पतन होता है, इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? एक तो अत्याचार, और इसके बाद जो बाह्य से आक्रमण हुआ, इसके कारण ही कत्यूरी राजवंश का उत्तराखंड में क्या हुआ? इनका पतन हुआ। अब देखिए कत्यूरी काल के राज पदाधिकारी, अभी हमने देखा पौरवंश के राज पदाधिकारियों के बारे में कि उनके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता था। अब हम देखेंगे कि कत्यूरी काल के जो राज पदाधिकारी हैं उनके लिए कौन सा शब्द बोला जाता है। पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए या किस व्यक्ति के लिए, किस अधिकारी के लिए अलग यहाँ पे टर्म का यूज किया जाता है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट भी कीजिएगा। राज्य का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। राजकुमार को ये लोग राजनायक कहते थे। और राजमंत्री को किस नाम से जानते थे? राजा मात्य के नाम से जाने थे। मांडलिक को ये सामंत कहते थे। उच्च निरीक्षक इनका महाकर्ता कृतक होता था। प्रधान न्यायाधीश महादंड नायक होता था। प्रधान रक्षक महाप्रतिहार। सर्वेभर सर्वेयर ये प्रमातार होता था। तीरंदाज सरभंग होता था। सुप्रीडेंट होता था उदाधिक। राजकुमारों के मंत्री को कुमारमात्य कहते थे। क्षेत्राधिकारी को क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाता था। नगर श्रेष्ठ को श्रेष्ठी कहते थे। अभिलेखाधिकारी को उपचरिक के नाम से जाना जाता था। वन रक्षक को खंडपति बोलते थे। महाअंगरक्षक इनका प्रतिहार होता था। कर अधिकारी को भोगिक के नाम से जानते थे। लेखक इनका द्विरपति होता था। दूत इनका क्या होता था? छूतक होता था। जो सीमाओं का रक्षक होता था उसको ये लोग घटपाल के नाम से जाने जाते थे। जिले का प्रमुख विषयपति होता था। और मुख्य कर अधिकारी इनका सौल्किक होता था। ये एक पर्टिकुलर टर्म ये किसी अधिकारी के लिए यहाँ पे यूज करते थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो हमारा उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है उसमें ऐतिहासिक के काल के बारे में जो भी टर्म थे उनके बारे में डिस्कस किया, जो भी टॉपिक थे। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार कई एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स ज़रूर से बनाइए और उसका रिवीजन कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।